स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है लर्न टेक बाई मनीष में। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या को समझने से पहले हमें काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्याओं को समझना होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग, जिसका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या मिलता हो, उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट में -5 आपको मिल जाए, अंडर रूट में -3 मिल जाए, अंडर रूट में -7 मिल जाए। ये सभी संख्याएं क्या हैं? एक काल्पनिक संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, तो इसके लिए एक गणितज्ञ आयलर थे, उन्होंने एक नंबर की कल्पना की। ठीक, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से आई बनाकर, या इसको ऐसे दिखाया जाता है और इसे हम आयोटा कहते हैं। ठीक, आयोटा से हमने इसकी कल्पना की और इसकी जो वैल्यू हो जाती है आपकी अंडर रूट -1 के बराबर। ठीक, तो ये जो है आपकी इन काल्पनिक संख्याओं के लिए हमने आयोटा की कल्पना की और जिसका मान जो है अंडर रूट -1 के बराबर होता है। तो इन काल्पनिक संख्याओं को समझने के लिए हमें आयोटा को समझना पड़ता है, आयोटा के अलग अलग मानों को समझना पड़ता है। ठीक, तो हम अब समझेंगे कि आयोटा के विभिन्न जो वैल्यू हैं, विभिन्न अलग अलग जो मान हैं, तो विभिन्न घातों को समझेंगे हम लोग, विभिन्न घातों के मान को। तो इसमें दो कंडीशन आती है। पहली कि जब घात जो है धनात्मक हो, जब हमारी घात धनात्मक हो, उस कंडीशन में, जैसे इसके ऊपर जो घात आए 1, 2, तो उस कंडीशन में जो हमारा वैल्यू होगा वो क्या होगा। जैसे धनात्मक वैल्यू माने आयोटा स्क्वायर हो जाए, आयोटा का पावर 3 हो जाए, आयोटा का पावर 4 हो जाए। तो हम आयोटा स्क्वायर को आयोटा इंटू आयोटा तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आयोटा की वैल्यू जो है अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 होती है। तो जब दो अंडर रूटों से आपस में गुणा होता है तो अंडर रूट क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जाएगा -1, यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें कितना मिल गई? -1। इसी तरह आयोटा क्यू को हम आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। जहाँ तक आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मिल चुकी है और आयोटा को आयोटा के रूप में ही लिख दिया जाए तो माइनस आयोटा जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी आयोटा के पावर 3 की, यानी आयोटा का पावर 3 हमें दिया है तो डायरेक्ट माइनस आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा की वैल्यू आपको पता ही है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पता है -1, तो -1 गुणे -1, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस और एक का एक में गुणा होगा तो +1। तो ये हमारी वैल्यू आ गई आयोटा के अलग अलग घातों की। ठीक, लेकिन इसी घातों के आधार पर एक प्रश्न आपके यूपीबीटी पेपर में भी पूछा जाता है, ज़्यादातर 1 से 2 नंबर में। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है कि आयोटा के पावर 50 की वैल्यू क्या होगी, आयोटा के पावर 100 या 102 की वैल्यू क्या होगी, इस तरह के प्रश्नों की। तो यहाँ तो 4 तक था, आयोटा का स्क्वायर करके हम निकाल लिए हैं। ठीक, अब ये अगर 4 से अधिक पावर आ रहा है तब हम किस तरह से वैल्यू को निकालेंगे, इसको हमको सीखना जरूरी है, क्योंकि इसी पे प्रश्न आपके आएंगे। ये तो कंसेप्ट हो गया, लेकिन प्रश्न आएंगे तो उनको कैसे? जैसे आयोटा का पावर 102 हमको प्रश्न दिया हुआ है, आयोटा के पावर 102 हमको प्रश्न दिया हुआ है, इसको कैसे हल करना है समझेंगे। देखिए, हमें 4 आयोटा का पावर 4 से अधिक जब भी देगा तो आयोटा का पावर 4 का मान 1 हमको पता है। तो हमें 104 दिया है, इसमें हमें 4 से क्या करना है? 102 में 4 से डिवाइड करना है। तो 102 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, बचेगा यहाँ कितना? 2, फिर 2, 4 5 चौके 20, यहाँ से शेषफल कितना बच गया? 2। तो देखिए, इसको हम क्या 102 को लिख सकते हैं 4 गुणे 25 प्लस 2। ठीक, तो ये हो गया आपका आयोटा के पावर 4 गुणे 25 धन A 2।
तो 25 में 4 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 धन 2 बराबर 102। तो आपको पता है कि जब भी पावर दिया हो और उस पर प्लस दिया हो तो हम उसको गुणे में भी अलग अलग कर देते हैं, यानी आयोटा का पावर 100 गुणे आयोटा के पावर 2 भी हम लिख सकते हैं कि नहीं। जब भी आधार बराबर हो, जब भी आधार बराबर हो और तो उनके घातों को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो ये जो है आपका ये 4 का मल्टीपल है, ठीक। ये 100 जो है 4 के गुणे में, 4 गुणे 25 ही 100 है। तो ये आयोटा का मान जो है, जितना आयोटा का पावर 4 का मान है उतना ही मान इसका भी होगा, इसलिए इसका मान तो 1 हो गया गुणे आयोटा स्क्वायर का मान आपको पता है कितना होता है -1, तो यहाँ गुणे -1, ये वैल्यू हो गई -1। आयोटा का पावर 102 की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, ठीक। अब यहाँ पे हम 51 कर दे रहे हैं ताकि आप प्रश्न को समझ लें कि कैसे करना है, ठीक। तो अगर हम आयोटा के पावर 51 की वैल्यू को निकालें तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, 4 से डिवाइड, तो कितनी बार जाएगा, 16 चौक 48, 16 बार जा रहा है। तो आयोटा का पावर 16 गुणे 4, 48 में 3 जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा, यानी आयोटा का पावर 16 गुणे 4 को अलग गुणे आयोटा का पावर कितना 3 हम कर सकते हैं। इसका मान जो है ये 4 वाला ही आएगा, यानी +1 गुणे आयोटा का पावर 3। अब 3 का वैल्यू कितना था, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा माइनस आयोटा। ऑप्शन में मिलेगा आपको माइनस आयोटा। तो ये तो आपको कंसेप्ट के अनुसार जब 2 नंबर में आएगा तब लगाना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो वहाँ तो सॉल्व करना नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन लगाना है आपको। तो उस कंडीशन में डायरेक्ट ऑप्शन कैसे पता करेंगे आप, तो इस 51 में या जो भी नंबर पावर में दिया हुआ है, जो भी नंबर आपको पावर में दिया हुआ है उसमें आप कर दीजिए 4 से भाग। किससे भाग दे दीजिए, 51 है तो इसमें भाग दे दीजिए 4 से। जो शेषफल बच रहा है 3 बचेगा या 2 बचेगा या 1 बचेगा या 0 बचेगा। पूरी तरह से कट गया तो 0, और नहीं तो 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3। अगर पूरी तरह से कट गया 0 हो गया तो आपको यल के पावर आयोटा के पावर 4 वाला, यानी वैल्यू आंसर +1 हो गया। शेष 1 आ रहा है तो √-1, और शेष 2 आ रहा है तो -1 आंसर हो जाएगा, और शेष 3 आ रहा है तो माइनस आयोटा हो जाएगा। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। तो ये पहली कंडीशन हो गई कि जब घात आपके धनात्मक होंगे तो आयोटा के अलग अलग मान कैसे हमको निकालना है, ठीक। तथा साथ ही 4 से अधिक पावर आ जाएंगे तो उसको कैसे निकालेंगे। अब हम लोग दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि जब मान हमारा ऋणात्मक दे। जो दूसरी कंडीशन है, जब हमारा घात जो है ऋणात्मक हो, ठीक। जब हमारा घात जो है ऋणात्मक, जैसे आयोटा का पावर -1 हो, ठीक, ऋणात्मक हो या -1 हो, इस कंडीशन में आपको प्रश्न में आयोटा के वैल्यू कैसे ज्ञात करना होगा। तो हमने बताया है कि जब भी पावर -1 हो या माइनस में हो, उसको प्लस करने के लिए इसको 1/, में लिख दिया जाता है। तो ये हो गया 1/, में आयोटा 1। अब आयोटा की वैल्यू आपको पता है कितना है, तो ये हो जाएगा 1/, में √-1। इसकी भी वैल्यू अगर और अच्छे से जांच करना चाहते हैं तो हम गुणा कर, इसके ऊपर नीचे √1 से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ से √-1 और ये 1 से गुणा होकर माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये कुल मिला के हमारा आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस, ये किसका मान है, आयोटा का, तो इसका मान आ जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा का पावर -1 अगर है तो उसका वैल्यू आएगा माइनस आयोटा। कैसे आया है, कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि इसको नीचे ले गए हैं, क्यों ले जाते हैं, क्योंकि ये माइनस था, इसको प्लस किए, और प्लस आयोटा की वैल्यू आपको पता है √-1। इसमें ऊपर नीचे माइनस आयोटा और माइनस आयोटा से गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। अब इसका इसमें गुणा होगा तो ये अंडर हट जाएगा, -1 हो जाएगा, और ऊपर है अंडर में -1, और अंडर में -1 का मान होता है आयोटा, यहाँ देखिए, और -1 से भाग देंगे तो माइनस आयोटा। इस प्रकार से हम आयोटा माइनस आयोटा की वैल्यू हम क्या किए हैं, फाइंड कर लिए हैं या ज्ञात कर लिए हैं।
अब हम लोग ज्ञात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। -2, -3 और -4 के भी वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। ठीक, या हम इसको रफ कर दे रहे हैं और यहीं पे आपको बता दे रहे हैं। तो ये हो गया -i1 के पावर। अब मान लीजिए i के पावर -2 हो जाए तो इसको भी प्लस कैसे करेंगे, i² से। और i² की वैल्यू आपको पता है -1, यानी बटा में -1, इसको करेंगे तो -1 आ जाएगा इंच। ठीक, तो i के पावर -2 का जो वैल्यू आएगा आपका कितना आ जाएगा, -1। अब बात करेंगे i के पावर -3 का, तो इसको भी नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ कर देंगे i² इंटू i। 1 बटा में i² की मान कितना आया है, -1, तो -1 हो जाएगा। और 1 बटा में i का मान कितना आता है, तो 1 बटा i यही तो है, इसका मान कितना आया था, इंटू -i। ठीक, नीचे नहीं ऊपर आएगा क्योंकि ऊपर आया है -i। अब देखिए इस माइनस से माइनस कट गया, बच गया कितना, +i। तो i के पावर -3 की जो वैल्यू आएगी आपकी +i आएगी। ठीक, और यहाँ जो i प्लस की मान आया था -i आया था। ठीक, वहाँ पे i² का -1 आया था, यहाँ भी -1 ही आया हुआ है। अब बात करेंगे i के पावर -4 की, तो 1 बटा में i² गुणे 1 बटा में i² लिख सकते हैं कि नहीं, नीचे ले जाएंगे 4 हो जाएगा, चारों को अलग। 1 बटा i² का मान कितना है, तो -1 है, तो 1 बटा में -1 गुणे 1 बटा में -1 क्या हो जाएगा, +1। तो हम देख रहे हैं कि घूम फिर कर जो i की वैल्यू आ रही है, 3 ही वैल्यू आ रही है, -1, -i और +1। चाहे घात कुछ भी हो जाए, कोई भी वैल्यू आए, हमें इन्हीं 3 वैल्यू में से अलग अलग वैल्यू मिले, -1, i और 1। ठीक, तो इस चीज़ को आप समझ चुके हैं कि वैल्यू कैसे कैसे चेंज हो रही है। ठीक, अब ये हो गया आपका काल्पनिक नंबर या काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, किससे प्रदर्शित की जाती हैं, इनका वैल्यू क्या होता है, अलग अलग घातों में इनकी वैल्यू कैसे बदल रही है। अब हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कैसे इसको निरूपित किया जाएगा या प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। यहाँ कंडीशन 2 है, जब घात क्या है, ऋणात्मक हो। ठीक, पहला यहाँ है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे समिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो हम इसको प्रदर्शित करते हैं a + i b के रूप में। ठीक, a + i b के रूप में हम लोग प्रदर्शित करते हैं, जहाँ ये पहला जो पोर्शन है ये आपका रियल वाला है, ठीक, वास्तविक संख्या का, और ये दूसरा पोर्शन जो है आपकी इमेजिनरी नंबर है। ठीक, इमेजिनरी नंबर है, और इसको हम लोग जेड से दिखाते हैं। जेड जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को बता रहा है। ठीक, जेड जो हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समिश्र संख्या को बता रहा है। ठीक, और इसमें 2 पार्ट मिले हुए हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। इन दोनों को जब मिला देंगे जो संख्या बनेगी a + i b, वही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ हम इसके क्रम को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू जो है ये हमेशा वास्तविक होगी, ये काल्पनिक होगी। ठीक, इस तरह से हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं। इसको हम लोग REZ से प्रदर्शित कर सकते हैं और इसको हम लोग इमेजिनरी जेड से भी प्रदर्शित करते हैं। इतना चीज़ आप नोट कर लीजिए या इसको ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे इसमें पूर्णतः वास्तविक संख्या कब हो जाएगी, कब पूर्णतः काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ठीक, यही संख्या कब पूर्णतः काल्पनिक कहने लगेंगे, कब पूर्णतः वास्तविक संख्या कहने लगेंगे, क्योंकि इसमें 2 ही संख्याओं को मिलाया गया है, वास्तविक काल्पनिक। कब यह पूर्ण रूप से काल्पनिक हो जाएगी, कब पूर्ण रूप से
वास्तविक हो जाएगी। तो इतना चीज़ आप सीख चुके हैं इसमें। अब हम लोग बात करेंगे दो चीज़ और इसी में, पूर्णतः वास्तविक संख्या। ठीक, पूर्णतः वास्तविक संख्या कब हो जाएगी? तो जब इसमें काल्पनिक संख्या का मान कितना हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। जब इसके काल्पनिक भाग हम 0 कर देंगे तो ये पूर्ण रूप से केवल वास्तविक यानी ए ही बचेगा। ठीक, यानी आई बी यानी अयोटा बी का मान कितना हो जाए? 0 हो जाए। ठीक, और बात करेंगे हम दूसरा इसमें पूर्णतः काल्पनिक संख्या की। पूर्णतः काल्पनिक संख्या की। तो पूर्णतः काल्पनिक संख्या कब हो जाएगी? जब इसमें वास्तविक संख्या का मान ही 0 हो जाए। जब ये 0 हो जाएगा तो केवल ये बचेगा, ये हटा देंगे तो केवल ये बचेगा, तो ये पूर्णतः वास्तविक हो जाएगा, ये पूर्णतः काल्पनिक। जब दोनों को मिला देंगे तो ये सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। ठीक, इस तरह से हम इसको करेंगे। जैसे अब यहाँ समझिए कहना क्या चाह रहे हैं हम। ठीक, वास्तविक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या कब होगी? जब केवल ये हो, ये 0 हो, यानी आई बी अयोटा बी का मान 0, और अयोटा बी क्या है? का इमेजिनरी है, यानी इमेजिनरी आपका क्या हो जाए? 0 हो जाए। इसको समझ लीजिए। अब पूर्णतः काल्पनिक कब होगा? जब ये केवल हो, ये 0 हो, यानी ए की वैल्यू हमारी 0 देता हो, या आरी रियल संख्या आपकी 0 हो। ये आपकी कंडीशन है। अब इसमें एग्जाम्पल अगर समझना चाहते हैं, ठीक, 0 हो तो अलग अलग समझ लेंगे। जैसे इसमें हो जाए √3, √5 या √7, √16, ये सब हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ बात करेंगे हम लोग तो अयोटा √3, अयोटा √7, अयोटा √5, ये सब संख्या पूर्ण रूप से काल्पनिक है। ठीक, उसमें कोई रियल नंबर नहीं है, और दोनों को जब मिला देंगे तो वो कहलाने लगेगा। जैसे 3 प्लस अयोटा √3 या 7 अयोटा √5, ये सब आपके सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो इस सेशन में आपको इतना ही। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे सम्मिश्र संख्या के गुणों को, कि इसको जोड़ा कैसे जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, गुणा करेंगे तो क्या होगा, भाग देंगे तो क्या होगा। ठीक, क्या इसको क्रमों को चेंज करके गुणा करेंगे या जोड़ेंगे तो अंतर आ जाएगा। ठीक, इन सब के बारे में हम लोग अब अगले सेशन में पढ़ेंगे। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू क्लास।